तो हाथी से पैर तोड़वाए थे कि डंडे से तोड़वाए थे दरोगाओं के पैर? किसी पर आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो संविधान में अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ दिया गया। जो दलित थे उनके दिमाग में झोपड़ी, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था। आप शेर सिंह राणा को हत्यारा मानते हैं? अगर शेर सिंह राणा ने कहा कि मैंने हत्या की है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दूंगा। साथ तो ऐसे मार्शल कौम है, अंग्रेजों के समय देश आजाद कराया। हम अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे विधायक, MP, MLA। हम अपने बेटे से खेती करवाएंगे तो कैसे राजनीति करा पाएंगे? कहीं सपा बसपा मत जाओ, क्योंकि ये सब आरक्षण के खाने वाले लोग हैं, देने वाली भाजपा है। देखिए, बच्चा तो गोद में रहेगा तो जब चिल्लाएगा तभी दूध पाएगा ना। और कम से कम मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश जी को, मतलब बड़ा दिल किया उन्होंने। कौन औरंगजेब को खोज रहा था, कौन आला गांधी को खोज रहा था, मेला आराम से लड़ रहा था। लेकिन ये कुछ नेता जो सपा के हैं, इन लोगों ने बेचारे ने उस कब्र से जिन्न निकाल दिया। खासा वहां जब गुजरते हैं तो सब लोग, जितने लोग हैं, वो 10 पत्थर मार के उस औरंगजेब की कब्र पे आपने मारे? नहीं, मैंने मारा। ये राष्ट्र के टुकड़े कराने वाले को कैसे कोई अच्छा मान सकते? मुसलमान जब देश आजाद हुआ तो इतना गरीब था, और जब इनकी सरकार में आया इतना गरीब हो गया। वक्त बोर्ड तो खत्म नहीं किया गया ना, संशोधन किया गया। जैसे राम मंदिर बन गया, ढेर सारे विवाद खत्म हो गए। ऐसा नहीं है, ट्रस्ट एक्ट में भी आएगा, मंदिर वाले में भी आएगा, क्रिश्चियन वाले में भी आएगा। हमारे ऊपर पानी गैस भी तो छोड़ सकते थे, हमारे ऊपर तो और भी डंडे मार सकते थे। गोली मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसके मतलब आप 60 गाड़ी कौन दोस्त फूंक दिया? वही आदत है, जैसे राम मंदिर बनाने का वहां भी गोली मार दिया। भक्त कौन थे? यही लोग है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी। उनसे तमाम पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार। बहुत बधाई आपके चैनल को। सर, पहला सवाल ये है कि द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन आपको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जिस भी समुदाय में पॉलिटिकल गॉडफादर हुए, उस समुदाय का पॉलिटिकल जो इशूज था वो हल हो गया। जिस तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए कांशीराम, उससे पहले पॉलिटिकली रूप से देखिए, एक तो सामाजिक संरक्षण होता है और एक राजनीतिक संरक्षण होता है। राजनीतिक जो सुरक्षा होती, संरक्षण होती है, उसमें पूरा का पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान सब सुरक्षित होता है। तो संविधान में जो अधिकार है वो जो दिलाए, उसको जो दिलाए वही पॉलिटिकल गॉडफादर है। तो कांशीराम से आने से पहले जो दलित थे उनके दिमाग में झोपड़ी, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था। उनके खोपड़ी में जो था कि हम पिछला जन्म बहुत खराब है इसलिए खराब जगह पैदा हो गए, जितने खराब काम करेंगे अगले जन्म में हमें खजाना मिल जाएगा। लेकिन कांशीराम ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकली रूप से तुम्हें संविधान में हक दिया हुआ है और तुम्हारा ये रॉन्ग वर्क है। राइट वर्क मतलब संवैधानिक अधिकार के लिए कार्य करो, उसमें 23% तुम्हारा खजाना, उसमें नौकरी, तुम्हारा सुरक्षा, तुम्हारा सब कुछ जो है रिजर्व है। तुम्हारा मान सम्मान, स्वाभिमान, नौकरी, राजनीति, पैसा, शिक्षा सब रिजर्व है, इज्जत पाने सुरक्षित है। तो जब उन्होंने चेंज कर दिया तो हर एक गार्जियन का काम होता है अब गवाह के रूप में ये माना तो जाए कि द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन से पूरा हो जाना दीजिए जी, कि मेरा समाज रॉन्ग काम कर रहा है। उसके दिमाग में कि हमारा पिछला जन्म थोड़ा कम खराब था इसलिए बीच में, लेकिन जाति में नीचे। हमें मछली खाना, मुर्गा खाना, पूरी खाना, दारू खाना, ये हमारे काम में लिखा, हमारा ये राइट बनता है। मछली मारना राइट बनता है, मेहनत करना राइट बनता है, सेवा करना राइट बनता है। लेकिन राइट ये नहीं है। राइट मतलब अधिकार, संवैधानिक अधिकार कुछ अलग ही है। तो संवैधानिक अधिकार के लिए जो मार्गदर्शन करे उसे पॉलिटिकल गॉडफादर कहते हैं। तो लेदरमैन हुए, मिल्कमैन में माननीय मुलायम सिंह हो गए। आप देख सकते हो कि आप इसीलिए हमें 14 देशों में जब कोई नहीं था, जब कोरोना आया तो कोरोना में कोई नहीं माई बाप होता था। जो समुद्र में फंसे लोग रहते थे तो मेरा जो साइट था उस पर नंबर आते थे, 24 घंटा हम 12 बजे रात को उनको फ़ोन करके PMO में या हेल्प देते रहे, उनका जान बचाया। तो 14 देशों के लोग पांडिचेरी में जो है वर्ल्ड फिशरीज डे पर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी कि यही ऐसा आदमी है कि जो राजनीतिक प्रभाव से राजनीतिक सुरक्षा देके हमारा जान बचाए, आगे भी हमारा जो काम करे, बस और कुछ। द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह, द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम और द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद, ये मान के चला जाए। सर, एक सवाल, एक बयान आपका बड़ा वायरल हो रहा था, अब उस पे आ जाते हैं
कि 7 दरोगाओं के हमने हाथ पैर तोड़वाए हैं और तोड़वा के फेंकवा दिया है, तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। तो हाथी से पैर तोड़वाए थे कि डंडे से तोड़वाए थे दरोगाओं के पैर? देखिए, आपको उसको मतलब उससे आगे भी कुछ जानकारी कि कब वो घटना हुई थी। 7 जून 2015 को एक सरवल कांड हुआ था, रेल रोको आंदोलन था वो। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो संविधान में अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ दिया गया कि आप अपनी पहले रक्षा करो, फिर देखा जाएगा काम। संविधान में दिया गया तो अपनी आत्मरक्षा के लिए कि जब एक बिल्ली में झंडा निषाद राज का फंस जाता है और एसपी के, और उनका गनर जो है झंडे को पैर से दबाता और डंडा निकाल के मारने लगता है, तो जो मेरी महिलाएं तो झंडे में बिना डंडे, भाई पहले हमारे समाज का न झंडा था न डंडा था, दूसरे का डंडा दूसरे का झंडा, बनते थे अंधा, खाते थे पीठ पर डंडा और चल जाता था लूट का धंधा। ये बेचारे उठाते थे टोकरी और कोई नौकरी। तो इन लोगों ने महिलाओं ने फिर जब अपना झंडा देखा तो निश्चित रूप से होगा उसमें ज़्यादातर पुलिस वाले दरोगाओं के जो इस तरीके का घटना हुई और लोगों को अस्पताल में जाना। तो जब मान लीजिए सुल्तानपुर में भी आप जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, भी घटना में जो शामिल उसे बंद करो, जो हाई स्कूल लड़के पढ़ रहे हैं, इंटर में इम्तहान दे रहे हैं, वो वहाँ थे ही नहीं, उन्हें उठा के आप बंद करोगे, उनको खाली निषाद में पढ़ने नाते बंद करोगे और कहने के बाद भी नहीं रोकोगे, तो ये आदमी जो है तो खुद ने खुद अपने हाथ में। तो मैंने एडीएम को बुलाया वहाँ के और डीएम से फ़ोन किया तो आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने दिया। हमने कहा जब मामले को सॉल्व करो और देखो जो उसमें एक्यूज है, घटना में शामिल है, वो जेल जाए, उन्हें सजा। लेकिन जो वहाँ थे ही नहीं, इम्तहान दे रहे हैं, उनको डालो। अभी मेरी महिलाएं सुल्तानपुर तैयार जिला भी हमें घेर लेंगी। अब जब मैं गया कार्यक्रम में तो हजारों महिलाएं खड़ी हो गई, पहले हमारी समस्या। तो भाई निश्चित रूप से बोलना ही पड़ेगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग ऐसे थोड़ी है, यहाँ चूड़ी पहन के निषाद आया हुआ। निषाद तो ऐसे मार्शल कौम है, अंग्रेजों के समय देश आजाद कराया। नहीं, आपका जो बयान था तो इसका मतलब आप समाज को अपने हिंसा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं? हिंसा की तरफ नहीं है। हाँ। उनको करे कि अगर आप उनको रक्षक भक्षक बनेगा तो हाथ थोड़ी जोड़ेगा, वो तो कुछ न कुछ तो करेगा ही ना। और जबरदस्ती किसी को जो उसमें शामिल नहीं है अब पुलिस पकड़ के लाएगी तो प्रेम से चला जाएगा क्या? अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करेगा। कोई लड़का इंटर में पढ़ रहा भी, अब केस में डाल देंगे, 20 साल बाद जमानत होगा उसका, कुछ न कुछ तो कैरियर तो खत्म हो जाएगा। और जिसके माँ बाप समाज के लोग बच्चों का कैरियर कोई पुलिस खत्म करेगा तो हाथ थोड़ी जोड़ेगी पुलिस का। तो ऐसे ही 2-4% हैं जो आस्तीन के सांप जैसे हैं, वो डसते हैं, वोट खराब करते हैं और कुछ नहीं है। तो ये सरकार आपकी है, आप सरकार में मंत्री हैं, आपके समाज के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या आप लोग तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, एकदम सही चल रहा है, तब ये सब कैसे हो रहा है? कुछ न देखिए, ज्यादातर एक तो हाथी वाले या साइकिल वाले 2 पुलिस दरोगा हैं, भर्ती वही हैं, बाकी के लिए तो नहीं। लेकिन जब निषाद का नाम सुनते हैं तो कहते हो वही डॉक्टर वाले हैं जिन्होंने सपा को हटाया है, बसपा को हटाया है। तो फिर उनके जेहन में आ जाता है कि ये जो है वही निषाद पार्टी वाले हैं, जो आने के बाद हाथी गायब हो गई, पंजा गायब हो गया, मतलब हाथी पंजा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई है। तो उसको उनके अंदर ऐसा आता, कुछ ऐसे, सभी नहीं, 2-4% ऐसे हैं, बाकी सब ठीक है। इसीलिए अच्छा मतलब प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि ज़्यादातर अधिकारी ठीक हैं, लेकिन 1-2 अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये मतलब अब ठीक चल रहा है सब उत्तर प्रदेश में? तब भी ठीक चला था, अभी ठीक चला, लेकिन कुछ ऐसे ही हो जाता है। जरूरत पड़ने माननीय मुख्यमंत्री को, उनको जो है आप देखे होंगे कि कार्रवाई करनी पड़ती है, उन्हें सस्पेंड करना पड़ता, पूरा चौकी सस्पेंड करना पड़ता, अधिकारियों को पनिश करना पड़ता। जब वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। तो कुछ रहते हैं ना अंदर से, कि अंदर से वो पुरानी आत्मा उनके अंदर है और वर्तमान में सरकार के साथ रह के जब वो अपने आचरण को नहीं सही कर पाते तो कार्रवाई तो करनी पड़ती है ना। सर, फूलन देवी का हत्यारा इस टाइम समाज में बाहर है, जेल से बाहर आया है और आरोप है आप लोगों के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी राज्यपाल कश्यप आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग हैं जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की और संजय निषाद भाजपा के साथ हैं। तो क्या ये सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं संजय निषाद, इस तरह की बात कह के गए? और शेर सिंह तो खुलेआम जो है वो धमकी दे ही रहे हैं कि हम करणी सेना के हैं और हम रामजी लाल सुमन को देख लेंगे और वहाँ कूच करेंगे। तो बाहर होने के साथ साथ भाजपा के साथ हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, जिस दिन फूलन देवी का हत्यारा जो न्यायालय से पनिष्ट हो जाएगा कि हत्यारा है,
ठीक है, यही हथियार है और उससे भारतीय जनता पार्टी अपने किसी मेन स्ट्रीम में पद देती या रखती है तो उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी से साथ छोड़ दूंगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मैं हत्यारा हूं मान लिया जाएगा, तो न्यायालय से संबंधित है ना वो। तो मान लीजिए आज के दिन में किसी कह देने से कि अपना हीरो बनने के लिए हम हत्यारा हैं, और फिर पता चला उसी बहन के साथ, बहन को लाज कहता नहीं साहब मैं तो ऐसे बोला था वैसे बोला था। आज के दिन में बुलंदी भी छोटी आप शेर सिंह राणा को हत्यारा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब तक न्यायालय से चार्ज नहीं लग जाता तब तक मैं नहीं उसमें हत्यारा मानता। लेकिन अगर शेर सिंह राणा ने कहा कि मैंने हत्या की है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसे मेन पद पर कहीं ले जाती है और पदाधिकारी बनाती है और कहीं देखते हैं कि बड़े पदों पर रहेंगे, तो उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दूंगा। आप चैलेंज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं? जिस दिन कहेंगे नहीं शेर सिंह राणा हमारा बड़ा पदाधिकारी है या हम उसे मेन स्ट्रीम लाते हैं, तो मेरा समाज कहाँ बर्दाश्त करेगा। हम कहते हैं आज के दिन में ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। एक सवाल ये था कि आपने जब पार्टी बनाई तो आपके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि आपने लोगों की, अपने समाज के लोगों की बकरियां बिकवा दी, आपने उनके जो बांध बनाते हैं वो बिकवा दिया, उनकी नावें बिकवा दी, और तब जाके जो है वो ये चंदा लेने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो ये आरोप है इसको कैसे देखते हैं आप? कोई भी ऐसा आदमी सोशल मीडिया पर अपनी रसीद वायरल किया हो या रसीद दिखाया हो आपको कि मैंने ये चंदा दिया है, जो पार्टी में लोग सहयोग देते हैं, सहयोग इस देते हैं कि पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है और आप आगे बढ़ रही है, भविष्य में हमें राजनीतिक जो सुरक्षा लेनी, जो संविधान में हमारा हक है, हक की लड़ाई के लिए सहयोग करें। जो बयान देने वाले लोग हैं, एक रसीद कभी दिखाए हो तब को, वो ऐसे ही लोग हैं जो अंदर से दूसरे पार्टियों के से उल्टा बोलने का उनकी रोजी रोटी चलती है। डॉक्टर संजय को गाली देना, डॉक्टर संजय के ऊपर उल्टा पुल्टा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने पर उनको दूसरी विपक्षी दलों से उनका वही रोजी रोटी चलता है, उनकी वही खेती है, तो वो तो बोलेंगे। अगर 1 रुपया दिया हो कहीं बैंक अकाउंट में दिया हो निषाद पार्टी के, खाता पार्टी है ट्रस्ट मेरा, अगर उसमें दिया हो तो दे दे रसीद की मैंने दिया था और हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ। नहीं तो बयान देने के लिए तो बहुत कुछ है। वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे तब वो लोग कहते थे बहुत खराब आदमी, लेकिन रामायण लिख दिया उसके बाद कहने वाले कहाँ चले गए। किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन है। ये सारे लोग वही हैं जो दूसरी पार्टियों को, उनके फेसबुक पे आप देखेंगे। अब बताइए कि आप लोन लेंगे जो स्टेट बैंक से, अब खाता खोलेंगे जो यूनियन बैंक में, और चाहेंगे स्टेट बैंक से हमें मिल जाए। ये सारे लोग फेसबुक अकाउंट देखिए, ये सपा के, बसपा के, कांग्रेस के प्रचारक हैं। जब दूसरी पार्टी प्रचारक है जो इनके आरक्षण को खाने वाली पार्टियां हैं। पब्लिक फाइल 74/4 कांग्रेस ने गायब कराई है। बिशम्बर जी आवाज़ उठाते थे, सपा को उसका विरोध किया। हमारा पिछड़ी में से, हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति में सूची में सूचीबद्ध थे, हैं, संविधान में हमारा लिखा हुआ है, हमें जब फर्जी ओबीसी में डालकर हमें बर्बाद किया गया, 30 साल से लटकाए गए। तो जो हमारा आरक्षण लूटने वाले लोग हैं ये उनका प्रचार करेंगे और डॉक्टर संजय का विरोध करेंगे, तो वो तो आप जग जाहिर है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि काम करने वाले के ऊपर हम घर में बैठ जाएंगे तो काम करने वाले से छोटी मोटी गलती भी होती है, हम गलती छोड़ कर हम गलती देखेंगे, काम देखेंगे। धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या की आरोप आप पर लगा, मैंने उसका बयान पूरा दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर दिया कि वो मेरे पहले नाराज होता था, लोग उल्टा पुल्टा उसे चढ़ाते थे, लेकिन जब सही जानकारी पाता था तो मेरे साथ आ जाता था। इलेक्शन से मेरे साथ था, अभी रैली हुई थी तब भी मेरे साथ था। उसके बाद से मैं 13 तारीख के बाद से मैं बाहर था, तभी कोई मेरी बातचीत नहीं है। और जब जिस दिन उसने क्या क्या किया है सबको गांव वालों को मालूम, अगल बगल के लोग, उस जो इतना भी वायलेंट क्रिएट किया गया है उस क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया गया। बाहर से समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं, कोई चेहरा दिखा दीजिए उस क्षेत्र का कोई नेता, वो सब जानते थे कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था और किन परिस्थितियों में आत्महत्या किया, तो जाँच का विषय है। देखिए 8:30 बजे मृत्यु है दर्शाया गया और 9:37 पर पोस्ट हुआ है। मैंने देख लिया कि जब उसका जो पोस्ट है वो 9:37 का है। दूसरा जो पहले पोस्ट करता था हमेशा पड़ी पाई लगाता था, लेकिन उस दिन बिंदी एक भी गलती नहीं, हमेशा श्रवण लिखता था, श्रवण जी के लिए है, अभी उसने श्रवण लिखा। तो आदमी की लिखावट से पता चल जाता है। और उसमें जब आप देखेंगे सोशल मीडिया के जब अकाउंट खोले तो उसमें 2 लोग उसका मीडिया हैंडल कर रहे हैं। सोशल मीडिया सबको मालूम है कि 2 हमारे लोग 4 हमारे मीडिया हैंडल करते हैं। तो उसमें कौन उसको पोस्ट किया है
वो तो जांच का विषय है ना आज के दिन में। ये तो डॉक्टर संजय की जो बढ़ती हुई छवि है, निषाद पार्टी का जो कारवां है, निषादों का जो हक हिस्सा लेने की लड़ाई जो अंतिम पावदान पर है, तो उससे जो हिस्सा खाने वाले लोग हैं वो तो डॉक्टर संजय के प्रति घृणा पैदा करेंगे। ऐसे तमाम है, इससे पहले भी बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा, वो जांच का विषय, वो हमारा कार्यकर्ता था। कहते हैं संजय निषाद ने दबाव बनाया पुलिस प्रशासन के ऊपर, तहरीर बदलवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई, इस तरह का भी आरोप लगाया गया आपसे। ऐसे नहीं बता, अब तो वीडियो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, एनालिसिस होती है, तो जांच का विषय है कि कौन उसको 2 लोगों में से पोस्ट कौन किया है आज के दिन में, किस लिए। हम तो जब हमारे साथ 6 महीने से है तो नाराज होके हमारे खिलाफ कुछ पोस्ट करता, हमारे खिलाफ लिखता, तब न कुछ करता। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अचानक ऐसा घटना किस परिस्थितियों में, घरेलू तमाम ऐसे थे, तमाम आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या क्या उनके परिवार के लोग आपस में हैं, तो जांच का विषय है आज के दिन में। हम पुलिस के कोई बातचीत किए हो तो कोई रिकॉर्ड बता दे हमें, हम जांच का हम कहीं बात करेंगे भैया। हम तो पहले आके कहें कि जांच का मांग है, जांच होना चाहिए और जांच में जो सही हो वो तथ्य होना चाहिए। आज के दिन में जांच होगा, समय आने दीजिए। संजय निषाद पे एक आरोप और है कि उन्होंने समाज के बजाय परिवार का भला किया है, और राजपाल कश्यप जो आप ही के समाज के नेता हैं, उनको कह रहे थे कि हम तो तब से संजय निषाद को जानते, तब वो नेता नहीं थे, हमारे पास आया करते थे। मैं बधाई दूंगा, कम से कम उस लायक थे वो, मैं उनके पास जाता था। हमारा काम ही है देश के सभी नेताओं के पास जाना और सबको जोड़ना और सबको आरक्षण के मुद्दे पर बताना। और उनको मैंने जब दिखाया आरक्षण, मैं गया था मिलने, लेकिन तब वो सत्ता में थे, तो मैंने कहा भाई ये आरक्षण जो आप शामिल करने की बात करते हो, ऑलरेडी तो रेहा नाम से शामिल हो, हैं, केवट मल्ला मझवार नाम से शामिल है, तो परिभाषित कराने की बात करो, शामिल करने की क्यों बात करते हो। मेरा नाम ओबीसी में डालना गलत है। ये जो दिल्ली में हम अनुसूचित जाति अधिनियम से हम सुरक्षित है हमारा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित पिछड़े वर्ग अधिनियम बनाने की क्या जरूरत है हमारे लिए अधिनियम बना के हमें रोका गया। अगर लेदरमैन के सारे बिरादरी को उसका लाभ मिलता है, वाशरमैन को मिला, तो फिशरमैन को आपने अधिनियम बना के चौपट किया, आप उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा ये तो हम बात नहीं कर सकते, तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ा हमें। और रहा परिवार बात का, तो परिवार के साथ लोग नहीं रहेंगे, तो अगर कफन बांधने के लिए, जब एक बेटा मर गया, क्या नाम है हमारा भाई अखिलेश गोरी से, तो जब आंदोलन हुआ मर गया, उससे पहले भी हम परिवार के साथ आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन के लिए आगे तो अपने करेंगे ना कि हमारा बेटा कफन बांध के आगे निकले, जो भी होगा। आज के दिन में प्रवीण निषाद थे तो सदन में आवाज उठवा रहा था ना मझवार का, लेकिन अब तो निषाद गए हैं ना 2-4 ने। एक को दिन मझवार की बात किया आरक्षण की, कोई नाली मांग रहा, कोई खड़ंजा मांग रहा, बोली पर ताला लग गया। तो ऐसे चुप नेता ये सारे लोग, कभी सत्ता में थे तो कभी आरक्षण की बात उठाया। समाज बिना आरक्षण के, देखिए कांशीराम ने एक्सरे करके बता दिया दलितों को कि भैया ये रोग है, ये दवाई है, ये परहेज है। लेकिन इन लोगों ने तो आज के दिन में ये जितने भी निषाद नेता थे, भाई देखो पार्टियों को पता चल गया कि निषादों में नेता बना दो, वोट हमें ले लो, इनको कुछ देने की जरूरत नहीं इनके समाज को। तो ये लोग नेता लोग थे। तो आज के दिन में हमें देखो, पीयूष रंजन क्या है, हमारे घर के हैं, मेरे घर के, मेरे वंश के हैं, मल्ला कम्युनिटी के हैं। भाजपा वोट नहीं दे, मैं अपने कोटे से लेके, हमारा तो 12 में सीट पर 12 हमारा था, 12 हमें मिला था, हमने घोषित भी कर दिया था। बाद में वो सीट नहीं मिल रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा भाई अपने कोटे में लिख दे दो। मैंने गृह मंत्री ने बात किया तो उन्होंने कर दिया। आप देखो समाजवादी पार्टी में 10 साल से घूम, कोई दीवार बाकी नहीं होगा जो साइकिल चुनाव चिन्ह ने लिखा हो, मतलब विनोद बिंद का। जब हम भोजन भरी थाली से उन्हें चुनाव लड़ाए तो सबसे कहते थे हमारे लोग, भैया कहा हुआ विनोद बिंद लड़ रहे हैं। हाँ भाव मालूम है साइकिलिया चुनाव चिन्ह बा। अरे कहा साइकिलिया वाले टिकट नहीं देना है, हाँ वो भोजन भरी थाली लेकर आए बाटे। तो भाई विनोद बिंद तो हमारे, तो ये विनोद बिंद और एक बेटा सरवन विधायक हो गया, मेरे घर में नहीं विधायक रहेगा तो हमारे घर के लोग रिक्शा चलाएंगे क्या? हम अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे विधायक, MP, MLA और मंत्री नहीं बना पाएंगे तो दूसरे के बेटे क्या बना पाएंगे? हम अपने बेटे से रिक्शा चलवाएंगे, हम अपने बेटे से खेती करवाएंगे तो कैसे राजनीति करा पाएंगे? पहले अपने घर के लोगों को प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे और उनको लाएंगे। और चुनाव संचालन समिति होती है जीत के लिए, जीतना। मैं तो 5 सीट लाया था, मैं तो कई लोगों के पास कहा लड़ लीजिए, नहीं लड़े, फिर बाद में दूसरी जाति को लड़ाना पड़ा। तो उस समय लड़ने तो आए नहीं, बोलने के लिए तो बहुत है। काहे ने विनोद बिंद को दिए भाई? 10 साल से बेचारे उनके यहाँ करोड़ों रुपया खर्च किया था, देना चाहिए था। अखिलेश निषाद की हत्या आप कहते हैं कि पुलिस की गोली से हुई,
समाजवादी हम पार्टी नहीं- की हम नहीं- सरकार, हम नहीं कहते हैं, हम तो जबकि समाजवादी पार्टी के लोग, 100 पूरी बात तो सुन लीजिए, सबकी समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि संजय निषाद के लोगों की गोली से ही उनकी हत्या हुई, अखिलेश निषाद की। अरे अगर जज हो तो अच्छी बात है, जज हो तो राजनीति करके वहाँ जहाँ जजमेंट ऑफिस उसमें बैठना चाहिए। 156(3) में एविडेंस के साथ हमने जब दिया तो जज ने वारंट काटा है वो एसपी और दरोगा को, इन लोगों की गोली से मरा है, पुलिस की गोली से मरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली पैर में मिली है, पुलिस की जमा है। ऐसे 35,000 लोग हैं, हम लोग तो निहत्थे लोग हैं। यह है कि हमारे लोग डंडा लेके जरूर गए थे और डंडे से घायल हुए हैं लोग। तो आज के दिन वारंट तो पुलिस ने जज ने करा है, तो जज ने वारंट कर दिया, मान लिया कि पुलिस हत्यारी है, तो पुलिस का मतलब है। ये पहले बताइए, हम लोग निषाद हैं, सीधे साथ देश को आज़ाद कराने वाले हैं। भगवान राम को पार उतरे, अंग्रेजों को मौत घाट उतारे, देश की लड़ाई लड़े, संविधान बन गया, संविधान में आरक्षण मिल गया। अंग्रेजों ने तो क्रूरता की ही। ये बताए, हमारे ऊपर तो आंसू गैस छोड़ सकते थे, हमारे ऊपर पानी गैस भी तो छोड़ सकते थे, हमारे ऊपर तो और भी डंडे मार सकते थे, गोली मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? वो भी रेल लाइन तो सब राज्य सरकार की होती नहीं है। आरपीएफ गोली चलाती, सीआरपीएफ गोली चलाती, केंद्र सरकार आ जाती तो करती। इसके मतलब आप 60 गाड़ी कौन दोस्त फूंक दिया, वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, सीधे गोली चलाई गई है, 6 घंटे चलती रहे लोग पत्थर से, और दोनों ये क्या चलता है? आंदोलन करना तो हक है ना सबका। हम कह रहे हैं वही आदत है, जैसे राम मंदिर बनाने गए वहां भी गोली मार दिया। भक्त कौन थे? यही लोग है। हम लोग गए अपना अधिकार मांगने। भाई हम कह रहे हैं 2014 में मैं माननीय मुलायम सिंह के साथ था। मैं रोज मतलब गोरखपुर में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उनका कार्यक्रम लगा था 3-4 दिन बाद। मैंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, तो उनके लोग मिले हमसे, एलआई मिले, कैसे नहीं उतरने। हमने कहा सब रोड जाम हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, मुलायम सिंह का वापस चले जाएंगे। कहना इतनी शक्ति। हमने कहा यहाँ सब निषादे भरे हैं, पूरे 9 विधानसभा में 7.5 लाख निषाद हैं गोरखपुर जिले में। खाली कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है, वो खाली सड़क पर आ खड़े हो जाएंगे, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। कितना मारेंगे गोली आप? कहना हाँ। हमने कहा पैसा कहाँ से आता? हमने कहा 100 करोड़ रुपया। कहना कहाँ? हमने कहा मेरे लोगों के पास है, एक जब जरूरत होता मांग लेते हैं। तब जब वहाँ से आए, जब आए तो राजकिशोर सिंह थे, वहाँ तैयारी में बैठे थे और वहीं घेरा गए। हमने कहा मेरा आरक्षण का मुद्दा हल कराए, मेरा नाम परिभाषित करने का, ये शामिल करने की बात बंद कर दीजिए। तो माननीय मुलायम सिंह होशियार थे और सबके नेता थे, अच्छे नेता थे, मैंने तो पिछड़ों के नेता थे। तो आवाज़ सुनते बात कराई उन्होंने, कहा यार निषाद जी को ले जाओ। बैठा, उन्होंने कहा भाई मैंने तो दे दिया था और आरक्षण लिखा था, तो और सब बसपा ने तो स्टे कर दिया, तुम्हारे समाज के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। हमने कहा मेरा समाज बिना दिल वाले जीव का भोजन करता हो, आपको नेता मान लिया तो आंदोलन हमारा समाज कैसे करेगा? आपके समाज में जो भर्ती किए हैं नेता, उनसे आंदोलन कराना चाहिए। वो नहीं किया, तब हम मजबूर है ना, क्या मेरे साथ रहो, मैं लागू कर दूंगा। मैं उनके साथ गोरखपुर के मंच पर था, मैं 2014 में अम्बेडकर नगर के मंच पर था। उन्होंने कहा जब इलेक्शन 2014 खत्म हो जाएगा, मैं इसको मतलब मझवार का सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा, ओबीसी से नाम निकाल लूंगा और इसके लिए काम करूंगा। लेकिन कुछ नहीं, भूल गए, फिर हमें आंदोलन तो करना पड़ा। तो जब वो अपने वादे भूल जाएंगे तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, आंदोलन आपने किया, खूब लड़ाई लड़ी, अब तो मंत्री हैं आप। अरे मंत्री नहीं, संतरी हैं समाज हाँ, में। मंत्री हैं। आपकी यहाँ भी गठबंधन में, आपकी यहाँ भी मजबूत पैठ है, मुख्यमंत्री से बढ़िया बन रही है, आपकी गृह मंत्री से बढ़िया बन रही है, प्रधानमंत्री से बढ़िया बन रही है। करवा दीजिए, 2 दिन का काम है। हाँ, इतनी लड़ाई लड़ी हो, संघर्ष जिसने किया हो, 2 दिन का काम है, जियो जारी हो जाएगा। एक देखिए, मैंने जियो जारी कराया जितना हो सकता था, अभी और होगा। देखो, राष्ट्रवाद पहले हो तो काम होगा। मेरा नाम ओबीसी में है, मेरा नाम एससी में, एसटी में है, विमुक्ति जनजाति में, सामान्य में, 14 राज्यों में। हमारे जो एविडेंस थे जिसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जब अंतिम में जब लड़ाई होने शुरू हुई, ये हुआ कि रामचंद्र निषाद को दिल्ली से लाके आपने यहाँ से लड़ा रखा, तो जब खोजने लगे तो पब्लिक फाइल 74/4 1950 गायब है। तो उसके लिए हुआ कि मैंने जब यहाँ बात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार 70 साल में माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि भाई केवट मल्लाह के यहाँ मझवार डॉक्टर साहब कहते हैं। आरजीआई ने अटेस्ट किया, आरजीआई ने भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। अब पहल चल रहा, समय आने दी, पहल तो हो गया ना। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना होगा निषाद का, तो आरक्षण करे। वैसे 43 सीट हार गई है,
मैंने बता दिया, मैं तो घूम के आज 200 सीटें निषाद बाहुल है, मैंने बता दिया भैया आरक्षण लेने के लिए इकट्ठा हो जाए, लेकिन कहीं सपा वपा बसपा मत जाओ, क्योंकि ये सब आरक्षण के खाने वाले लोग हैं, देने वाली भाजपा है। और भाजपा को एहसास कराओ कि हमें आरक्षण चाहिए। माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे आरक्षण का, और सदन में उनका वीडियो वायरल हो रहा। जब आंदोलन किए थे रेल, तो वो भी सड़क पर बैठे थे। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है ये, और निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना, उस पर चर्चा चल रही है कि अगर 10% अपर कास्ट का लिख सकती है, महिलाओं को 33 दे सकती है, तो ये लिखा हुआ है उस पर। अब उन पर विचार कर रहे हैं कि भाई निषादों की दशा खराब है, तो अभी सम्मान तो दिया, पहचान गायब था, दिया निषाद राज किला वगैरह जो था बन गया, 56 फुट मूर्ति लग गई, राम मंदिर बन गया निषाद राज का। अब कम से कम निषाद के घर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो दर्द देख रहे हैं गरीबी, तो गरीबी की दूर तो आरक्षण करेगी। तो जिस समुदाय का जो विजन होता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दिमाग में आ जाए, तो समय आने पर हो जाता है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। फूलन देवी की हत्या के लिए सीबीआई जांच की मांग आप क्यों नहीं कर रहे, और सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे? ये भी समाज की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। आप तो मंत्री हैं। मैंने लिखा भी था, और अभी अरे आप मंत्री हैं सर, आप भूल जाते हैं लग रहा है अपनी शक्तियों को। नहीं, हमने देखो, हम आज के दिन में मैं पहला लीडर हूँ कि ये आवश्यक है कि जांच होनी चाहिए। अभी मैंने पिछले महीने, अभी जो है 23 तारीख को, मैंने पूरे जो है मैंने पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन कराया और दिया कि हमारी जांच होनी चाहिए। आंदोलन करते हैं आप, सरकार में रहते हैं आंदोलन करते हैं आप, करा दीजिए ना सर। देखिए, बच्चा तो गोद में रहेगा तो जब चिल्लाएगा तभी दूध पाएगा ना। हम आवाज़ उठाएंगे तभी होगा, और हमको लगता है कि आएगा। और सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पहले सीबीआई जांच से पहले प्रारंभिक जांच हो जाए कि वो जो चौरसिया जी फूलन देवी की सारी प्रॉपर्टी पर सफाई हैं, बेचारे वहाँ मिर्ज़ापुर कब्जा किए हैं, तो कम से कम जो फूलन देवी के नाम लेने वाले लोग हैं वो चौरसिया से उसकी प्रॉपर्टी दिला दें। और कम से कम मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश जी को, मतलब बड़ा दिल किया उन्होंने कि जब तक वो रही तब तक तो नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने फूलन देवी को, उनके जो एक आदमी ने उल्टा पुल्टा लिखा था द्विवेदी जी ने, आशीष द्विवेदी जी ने, उसके खिलाफ आंदोलन किया, तो माननीय अखिलेश जी गए मतलब फूलन देवी के पैतृक आवास। मैं कम से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि दे रही सही, कम से कम फूलन देवी के उसकी माँ को अगर दर्जा, फूलन देवी की माँ को सांसद की माँ का दर्जा मिलना चाहिए था। मैं उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक सवाल ये था कि सालार गाजी की कब्र पे कल के दिन, रामनवमी के दिन, कुछ लोगों ने वहाँ भगवा झंडा लहराया जाकर। आप इस तरह की परिपाटी को सही मानते हैं कि कब्रों पे जाके, मज़ारों पे जाके भगवे झंडे लहराए जाए? देखिए, परिपाटी तो सही नहीं है, लेकिन चूंकि किसी के जो अस्मिता होता है, अगर उसे रिएक्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से वो आदमी कोई न कुछ कदम उठाता है। ये जो कुछ लोग हैं, नेता लोग, कि जब आदर्श मानने लगेंगे औरंगजेब को, अलाका जी को, जितने भी आक्रांता थे, तो निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता के जो मतलब लोग दिलों में जो जगह है, जो उसके लिए समर्पित लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से आक्रोश आता है कि उस कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक कदम नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी मामले हों लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, संवैधानिक ढंग से। जिस तरीके से राम मंदिर बना हुआ वो सब, ये कदम उचित। तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि सालार मसूद गाजी और औरंगजेब, इनकी कब्रों को मिटा देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। आप भी चाहते हैं ये कि ये कब्रें मिटा दी जाएं यहाँ से? ये तो एक्चुअल में ये जो आपके जो विपक्ष के नेता हैं, हाँ। ये बीच बीच में बोल कर मिटवाना चाहते हैं। कोई मतलब ही नहीं था। कौन औरंगजेब को खोज रहा था, कौन आला जी को खोज रहा था? मेला आराम से लड़ रहा था। हमारे लोग अल्लाह से भी करते थे, हैं हमारे लोग जो गाजी मियाँ का वो लेकर जो है पताका लेके चलते थे, मार बहराइच में आते थे। हमको लगता 70% तो हिंदू आते थे वहाँ। कितना प्रेम स्वभाव था। लेकिन ये कुछ नेता जो सपा के हैं, इन लोगों ने बेचारे ने उस कब्र से जिन्न निकाल दिया उस शैतान को, कि अब औरंगजेब हमारा जो आदर्श है। ये बताइए, जो हजारों महिलाओं ने जोहार किया हो, मतलब हजारों विधवाएं हुई हैं, और इस देश में इस तरीके का हो। मैं एक बार गया था औरंगजेब, मतलब औरंगाबाद, रास्ते में कब्र है, तो रास्ते से गया तो गाड़ी में पत्थर 8-10 था।
कार में बैठा, वहाँ लोकल कहा क्या पत्थर क्यों रखे, कहा साहब वहाँ जब गुजरते हैं तो सब लोग जितने लोग हैं वो 10 पत्थर मार के उस रास्ते औरंगजेब की कब्र पे आपने मारे? नहीं मैंने नहीं मारा, लेकिन ऐसा हमने कहा तो गलत परंपरा है। तो मतलब 2 मिनट रुका, देखा होगा कोई बहुत वहाँ मतलब सब खंडहर है, कुछ ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को आदर्श मानने वालों ने भी उसको सुंदर नहीं बनाया, वैसे ही है। तो मेरे कहने मतलब कि इस चीज को आदर्श में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ठीक है, आपकी बात एकदम सही है कि ढक देना चाहिए, जिस तरीके से हाथी को ढक दिया जाता है तमाम चुनाव के समय, तो इनको भी ढक दिया जाए कि लोगों के मनों पर इसका प्रवृत्ति न पड़े। और मेरा कहने मतलब ये खोदने या बंद। चलिए ठीक है, आपकी बात की ऐसे लोगों को आदर्श नहीं मानना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को कुछ लोग आदर्श मानते हैं, नाथूराम गोडसे को आदर्श माना जाना चाहिए? देखिए, जो भारत माँ के दिल के टुकड़े हुए हों किसी के कारण आज के दिन में, देखो पाकिस्तान में मेरे लोग मुसलमान हैं, मेरे लोग ही, मैं जाल बिनने वाले को जला और जाल को खना कर दो कपड़े को, सूत को, तो कपड़े हो जाता है, उसे जुलाहा कहते हैं। 80% जुलाहा अंसारी हैं, धर्म बदल दिया, कितना न जमीन न जायदाद है, धर्म के आधार पाकिस्तान चले गए। अब क्या कर, रो रहे हैं, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न इलाज है, रो रहे हैं भारत में मिलवा लीजिए अब आपके दिन में। तो ये जो काम किया था, तो निश्चित किन परिस्थितियों में उन्होंने कदम को उठाया, लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ लोग जो आदर्शवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के टुकड़े कराने वाले को कैसे कोई अच्छा मान सकता। मेरे कहने का मतलब उन परिस्थितियों में उन्होंने कदम उठाया था, तो अब कौन परिस्थिति में कदम उठाया था उसका जवाब तो उसी समय हो सकता है, लेकिन अब उसको आतंक से जोड़ा जाए तो गलत है। तो इसको आप आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं, गांधी जी की हत्या को? नहीं, इसमें देखिए आक्रांता और आतंकवादी, आक्रांता मतलब जो लूटपाट मचाए, हत्याएं करे पूरा समूह में, पूरे देश को नष्ट भ्रष्ट करे, उसे आक्रांता कहते हैं। आतंकवादी मतलब आतंक मचाए, अलगाववादी नीति अपनाए, और इस तरीके का जो अनैतिक, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों में उसे माना जाना। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे राष्ट्र विरोधी ताकत में पूर्ण नाम है। ये राष्ट्र विरोधी कदम नहीं था नाथूराम गोडसे का? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं उस समय परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियों के अनुसार आदमी कदम उठाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि औरंगजेब के लिए परिस्थिति रही हो, इस तरीके से लोगों को जितना आक्रांता है उन्हें परिस्थिति रही हो, जो आतंकवादी उन्हें परिस्थिति हो, वो परिस्थिति बस उस समय उन्होंने कदम उठाया था। एक सवाल ये था कि उपचुनाव में आप सीटें मांगते रहे भारतीय जनता पार्टी से, आपको सीटें नहीं मिली, यहाँ तक कि कटेहरी भी आपको नहीं दी गई, दूसरे निषाद को दे दिया बीजेपी ने। 27 में कितनी सीटों की अपेक्षा आप कर रहे हैं? अभी तो हम चाहते, अभी तो मैंने लगातार जीत दी, 2019, 2022, 2024 है, उपचुनाव भी जीत दिया, छोड़ दिया। तो जीत के साथ अब जीत दिया तो हमारा जो सामाजिक मुद्दा पहले प्रथम में तो भारतीय जनता पार्टी वो हल करे। अगर वो हल करता तो हमारे जो भी सीट दे देगी हमें मनमान है। अगर वो हल करने में लेट करती है तो हमें संतोषजनक सीटें मिलें, जिसमें हम अगर हम उन्हें 200 लगभग 270-80 सीटें ऐसी हैं जिसमें 70-80 हज़ार से ऊपर वोट मेरा है। 50 ऐसी सीटें हैं जो हम 50,000 से वोट 50,000 से, बाकी में हम 30-40, 25-30 हज़ार है, हम 20,000 ही मान रखते हैं कुछ सीटों पर। तो अगर हम जो क्वाइडर वोट होता है हमारे, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें मैं 200 कार्यकर्ता ना हो। हम अभी गए थे, रथ यात्रा निकाला था, तो जहाँ भी जाते थे आप देखो कि दूसरी पार्टी के लोग, पश्चिम के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, नेता लोग। अगर पूर्वांचल में आए तो बहुत मुश्किल से 500-600 लोग हैं, लेकिन मैं तो पूर्वांचल से आके पश्चिमांचल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर गया तो हजारों की संख्या उसमें आते थे। तो आज के दिन में वो 200 सीटें जो निषाद बाहुल हैं उसमें उनको हम जीत के समीकरण में बदलने के लिए आए ना। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस लोकसभा में बहुत कुछ ज़्यादा सीटें हार गई, 43 सीटें, और निश्चित रूप से हम उस जीत के समीकरण में बदलेंगे तो निश्चित रूप से सम्मानजनक सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी। और हमको लगता है उस समय जब होगा तो बुलाती है और कुछ जितना देना होता उसे देती, 19-20 करके होता। उनका काम ही, बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई हैं, और हमें अपने मुद्दे और अपने समझ, चूँकि सरकार से ही सुरक्षा मिलती समाज को, सरकार से ही अपने समाज को आप सही दिशा और उन्हें मतलब शांति और विकास के क्रम में ला जा सकते हैं। तो आज के दिन पहला अगर नहीं रहते, मछुआ कल्याण कोष कैसे लागू होता है,
इन बच्चों के फीस के लिए भाई शिक्षा ही नहीं, हमारे समाज पैसा ही नहीं है, तो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे 50,000, जिसके 2 लाख से अब कम आए हैं तो कैसे देते हैं। अभी हमने 18 करोड़ 4.5 करोड़ देकर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए केस, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहते, तो ये तभी संभव है जब मैं सरकार के साथ हूँ। बोट योजना मछुआ आवास बंद हो गए हैं क्या? नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में आसानी से आवास मिल जाते हैं और वही नियम उसमें भी लागू है। जिस तरह प्रधानमंत्री में पैसा मिलता है तो वहाँ मिलता है, तो जो आवास है वो वहीं से बन रहे हैं, वहाँ हमने उनकी लिस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है और आसानी से बन जाते हैं। हमारे यहाँ पता चला कि वो 1,25,000 आवास का देना था, तो ढेर सारे लोग हमारे नाम पर, मेरे प्रमुख सचिव के नाम पर, कुछ ऐसे लोग हैं बिचौलिए पीछे पहले वाले अधिकारी कर्मचारी, वही यहाँ बदनाम करो, तो मैंने उसे वहाँ से लिंक करे। हमने उस चीज़ को एक कम्युनिटी हॉल में बदला है और कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं निषादों के माहौल गाँव में, और उसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं। तो अभी मछुआ कल्याण कोष हमारे यहाँ मत्स्य विकास निधि है क्षेत्रों में, जिसमें नदियों का जो पैसा आता है वो हमारे सरकार के पास नहीं आता, जिले में आधा पैसा और आधा जो होगा 25% जिला पंचायत, 25% ग्राम सभा, मतलब उस रुपए से, नदी के पैसे से उसी क्षेत्र के मछुआरों का विकास करना। लेकिन आज बहुत दिन से नदी नीति कोई नीति नहीं बनी थी, अभी उसे बनवा के हम खर्च कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनवा। ये एक चीज़ और है, ये जो आप लोग समितियां बना रहे हैं, समितियां बनी हैं, जो पट्टे हो रहे हैं, उसमें बड़े आरोप लग रहे हैं कि आपके पार्टी के आपके लोगों से वसूली कर रहे हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, इस तरह के आरोप लगा के गए समाजवादी पार्टी के नेता इसी जगह पे जहां आप बैठे हैं। पहले इनके समाजवादी पार्टी के समय का एक नियम था कि जहां समिति बनी है वहां नहीं बनेगी, और एक ही 2 समितियां, इरफान था और इदरीस था और वो एक और है अफजल है यहाँ का, 3 आदमी पूरे यहाँ से नदियों के पूरे जमुना में लेते थे। बाकी जो बड़े जलाशय थे वो पुराने जिनकी समिति बन गई वही लेते थे। फिर या तो फिर उस समिति को कुछ उसमें इंक्वायरी लगा कर दूसरी समिति बनाते थे, तो 10, 20, 25,000 नहीं, लाखों लेते थे पहले। अभी मैंने उसको ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन करके लिख दिया कि हमने नियम बना दिया कि हर 5 किलोमीटर पर, पहले वो 100 किलोमीटर पर लेके बेचता था, हमारे लोगों को 5 रुपये किलो मछली मारने का पैसा देता रात भर में। हमने कहा कितना पाते हो? कहा 200 रुपये, 100 रुपये में रात भर जगह है। हमने कहा ये क्या कहना साहब, उसका ठेका मैं क्या करूँ, वो तो बंदूक लगा के ले लेता है, रात में सब वसूल लेता मछली। हमने कहा यार, मैंने बात किया माननीय मुख्यमंत्री से, उन्होंने निर्देश दिए हर 5 किलोमीटर पर हमने खंड बना दिया। उन्होंने कहा समिति बनाओ, और समिति बनाकर पैसा चूंकि उसी क्षेत्र में जाना है, पहले एक आदमी फायदा उठाता था हर 5 किलोमीटर समिति में, और एक क्षेत्रों में कई समितियां बनेगी। तो उसको मैंने ऑनलाइन कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। 3 दिन से ज़्यादा हमने कह दिया हर 15 दिन में समिति बन जाए। कागज मैंने उसमें जो है क्या कहते हैं, मैंने चेकलिस्ट डाल दी है, और उसमें 1 हफ्ते का समय मैंने जिले पर दिया जांच का, 5 दिन का समय DD को दिया, और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ लगभग 1 महीने के अंदर समिति बन जाए, कोई पैसा नहीं लगा। भ्रष्टाचार को मैंने नेट से डाल दिया। अब उसमें कोई आदमी है पैसा जानते कहाँ से हो रहा है। अब ये जो माफिया लोग हैं अब उधर से आ नहीं पा रहे हैं, अब रुक गया। तो अब उसमें मैंने नियम लगा दिया कि वो जो सचिव होगा, पहले कहीं से हमारे विभाग के लोग सचिव बना देते थे, अपने भाई को ले जाकर कहीं दूसरे बिरादरी का आदमी सचिव होता। मैंने कहा समितियों में मैक्सिमम मछुआरे हों और 3 महिला हो और SC भी हो उसमें, और उनमें गांव के उसी ग्राम सभा के लोगों, और इंटर पास जो लड़का लड़की हो उसे वही समिति का सदस्य वो होना सचिव। तो अब पता चला कि उसमें क्या है कि अब है नहीं तो चोरी से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो किसी के रिश्तेदार बन रहे हैं, तो मैं अब जांच करा रहा हूँ, तो परेशान है लोग। तो ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हमने पूरा लगाम लगा रखा। पहले भ्रष्टाचार बहुत था, इसलिए अभी समितियाँ कितनी थी, तो 200 समितियाँ थी। अभी हमने लगभग इस पूरे 450 समितियाँ 2-3 महीने में बनवाया। अब हमारे यहाँ पूरे 1000 से कुछ समितियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अभी लक्ष्य दिया भारत सरकार ने हर ग्राम सभा में समिति बनाओ, तो मैंने उसको समितियों से अभी मैंने ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी को दिक्कत तो मेरे मोबाइल से फ़ोन करता, मैंने SMS कर देता हूँ, आ जाता। ठीक है सर, आपका इतना काम आपने किया है, कानपुर मंडल का पैसा नहीं वसूल पाया आप लोग, 1 रुपया भी नहीं आया सरकारी पैसा, क्या वजह रही? उसमें आपको चिट्ठी भी लिखनी पड़ी थी, एक को सस्पेंड भी कराया आपने, क्या वजह रही कि ये पैसा नहीं आ पाया था? जो सरकारी पट्टा मिलता होता है, ठेका होता है, उसका जो शेयर था वो पहले एक जो है हमारे पास नूरुल हक जो थे DD थे, वो थोड़ा लापरवाह टाइप के थे। तो उनकी एक आदत थी, लापरवाही चलते वो प्रमोशन भी नहीं ले पाए,
और उस समय वो पोखरा मतलब तमाम वहाँ के जो पैसे थे, पैसा खजाने में आया विभाग के, लेकिन ट्रेजरी में नहीं जमा किया। मतलब बहुत ऐसे जो तो ठीके नहीं होते थे। अभी मैंने 80% से ज़्यादा, पहले 20 से 25% पोखरे ठेके होते थे, अभी 80% से ज़्यादा हमने पोखरों को पट्टे करा दिया। और हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ रेट है 27% है। हर विभाग का 10, 12, 11, 12, 13 है, मेरा 27% है। तो अभी वहाँ के लिए जांच लिख दिया हूँ और काम हो रहा है, और मैंने दूसरा को चार्ज दिया हूँ। अभी कोई एडीएफ नहीं है, एडीएफ के लिए मैंने मुख्यमंत्री चूँकि बीच में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक लड़की थी ट्रांसफ़र करा चली गई, और अभी एडीएफ भेज रहा हूँ। आज ही फाइल थी, मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा हूँ, 2-4 दिन में चला जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा। आपकी केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। देखिए, सरकार को व्यवस्था चलाना होता है। व्यवस्था के लिए अगर हम देश का विकास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, हर क्षेत्रों में सुविधा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके व्यवस्था के लिए पैसे चाहिए। तो समितियां बनी हुई हैं, रिपोर्ट लगाती हैं, उसके हिसाब से कुछ न कुछ उसमें टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। हर समय रहा, कोई ऐसा नहीं रहा कि हर सरकारें कोई टैक्स नहीं बढ़ाई हो या नहीं ली हो, माफ़ कर दी हो कि हम टैक्स लेंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं, कोई ऐसी सरकार रही है, सबने लिया, सबने अपने हिसाब से काम किया। अच्छा, वक्फ जो बिल आया है, इसको लेकर सारे जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितने भी संगठन हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरे जो संगठन हैं, वो सब विरोध करते रहे, पत्र लिखते रहे, काली पट्टी हाथ में बांध के विरोध किया, और संसद में बिल पास हो गया। राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगा दिया, वो एक कानून बन गया। संपत्तियां आप लोग हड़पना चाहते हैं मुसलमानों की, ऐसा आरोप है। देखिए, पहले राजा नीति बनाते थे, उसका नाम राजनीति था। अब पहले राजा कैसे बने रहे, इसलिए राजनीति, राजा नीति बनाता था। अब प्रजा कैसे राजा होगी, इसका नाम वर्तमान में नहीं था। अब कानून बना के राजा बनाया सकता है। जिस दलित को सोना छूना महापाप था, तो अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम बना, तो आज देखो उसके सोने के गहने पहनने में वो कहाँ से कहाँ चला गया। आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है, तो बिना कानून के संशोधन, बिना कानून लाए तो उसका दशा सही होगा नहीं। अगर इनके हाथ में था, तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है कि मुसलमान जब देश आज़ाद हुआ तो इतना गरीब था, और जब इनकी सरकार में आया इतना गरीब हो गया, बहुत ज़्यादा गरीब हो। तो गरीबी हटेगा कैसे, जब हम अब हट जाएगा, निश्चित रूप से हटेगा। हमने तय कर रखा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने कि 0 पॉवर्टी लाइन होगा, तो ये तो नहीं लिखा है मुसलमान को छोड़कर, तो मुसलमानों की भी गरीबी हटाएंगे ना, वो भी मेरे लोग हैं। तो कोई पसमानदा संगठन विरोध किया तो बताइए, हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं पसमानदा। देखो बेचारे अभी घूम रहे हैं, उनके पास न खाने को न। पसमानदा मतलब बैकवर्ड, जो बैकवर्ड मुसलमान है वो भी विरोध कर रहा है, जो बहुत नीचे वाला। हाँ हाँ, वही बैकवर्ड, पिछड़ा। उनके देखिए, अल्लाह के नाम पर लिए गए दान किसे चाहिए, जो अनुदान किसे चाहिए। अनु मतलब नीचे, और दान मतलब दान दिया जाए, जो नीचे वाला उसे दान किया जाए। तो वक्फ बोर्ड ने अगर नीचे वालों को दान किया होता, प्रॉपर्टी या उसमें कुछ मेडिकल कॉलेज खोला होता, शिक्षा खोला होता, पैसा देते, उनको वजीफा देते। जैसे मछुआ कल्याण कोष मैंने पैसा लिया 25 करोड़, तो मैंने 25 करोड़ में कह दिया ना कि हम नहीं। वक्फ बोर्ड, देखिए, वक्फ बोर्ड ने जो दान किया है वो गरीबों के लिए जरूरी नहीं है कि दान किया हो वक्फ की संपत्तियां। वक्फ जो दान किया गया उसमें मस्जिदें थी, इमाम बारगाहें थी, मज़ारें थी, कि जो इससे पैसा आएगा, इनकेमेंट जो वाकिफ है, जिसने वक्फ किया है, वो तो चला गया मर के, उसकी मंशा ये थी कि ये मस्जिद मेंटेन रहनी चाहिए इस पैसे से, तो वो गरीब को देने के लिए थोड़ा ना उसने दान किया था, वो उसकी मंशा के हिसाब से वक्फ बोर्ड में वो चीजें दर्ज थी। और ये कहा जा रहा है कि अब जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, वो संपत्तियां भी मतलब सरकार कब्जे में लेगी। नहीं, सरकार कब्जे में नहीं लेगी, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। उसको सरकार मतलब उन्हें बांटेगी, उनके लिए व्यवस्था करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। देखिए, वक्फ बोर्ड तो खत्म नहीं किया गया ना, संशोधन किया गया। संशोधन यही है कि जो सरकार, कोई प्राइवेट आदमी नहीं, सरकारी आदमी है, वो उसकी व्यवस्था करेगा डीएम। भाई देखिए, हमारा काम है कि संशोधन इसलिए किया था, भारत के सभी नागरिकों को सम्मान, पहचान, विकास, सुरक्षा, समृद्धि चाहिए, तो उसमें निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिए। मेरा कुछ दिन बाद देखें, अगर उसमें कोई गलती रहेगी, नहीं होगा, गलत होगा, तब आंदोलन करना। अभी लागू हुआ नहीं, तभी कह रहा। हाँ, एक और सवाल था इसी से जुड़ा हुआ। मौलाना कल्बे जवाद बड़े शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने एक बात कहा कि गरीबों की अगर चिंता सरकार के लोगों को है, यानी आप लोगों को, तो मंदिरों में कई क्विंटल सोना है,
वो गरीबों में अगर बांट दी जाए तो गरीबी खत्म हो सकती, क्या इस पे भी विचार कर रहे हैं आप लोग? मंदिरों का सोना बांटेंगे गरीबों में? धीरे धीरे देखिए, जो विवाद थे मंदिर मस्जिद के वो खत्म किए जा रहे हैं, इसीलिए गरीबी हमारी सरकार में कम हुई है। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय मानक है, सबसे 70 साल में गरीबी बढ़ी है, हर पंचवर्षीय योजना। मोदी योगी के राज में गरीबी घटी है, इसको रिकॉर्डेड है, गरीबी घटी है। हम उसे जीरो करने जा रहे हैं। मंदिर का काम हिंदुओं के लिए है, मस्जिद का काम अब वक्त बोर्ड मुसलमानों के लिए। अगर हम फिर मस्जिद में उन्हें घुसाएंगे, मंदिर में उन्हें घुसाएंगे, नहीं तो वो गरीब हिंदुओं को दे दीजिए ना, वो जो सोना है तो मंदिर वाला। वही मैं कहने जा रहा था, सूफी संत जितने थे अच्छे बाड़ी के थे, अच्छे जो काम किए हैं, निश्चित रूप से उनके बातों की सराहना की जाती है। लेकिन हिंदू मुसलमान में जो लड़ाई कि मुसलमान को मंदिर में घुसा दीजिए जाके सोना लेके और उनको कहते हैं जाके मस्जिद में जहाँ कब्जा करे, ये नहीं है। इसीलिए वक्फ बोर्ड में आपने देखा होगा कि गैर मुस्लिम को परमिशन नहीं है, आपने देखा। और हर एक वर्ग के लिए एक आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, तो अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। हमने अभी आज एक अखबार में पढ़ा सुबह कि जितने भी इसमें उठे हुए विवादित सवाल थे उसका अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब दिया है कि ये भ्रम में मत पड़े, ये है और इसी तरीके से किया जाएगा। तो उसके अनुसार न समझ में, तो इसके मतलब यहाँ लोग होता कुछ और है, कहते कुछ और हैं। हम नहीं चाहते भ्रमित न हो जनता। जो उसे इलाज अगर हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, तो इंतजार करें, रोजगार भी हम ही देंगे और उनको विकास की धारा में हम लाएंगे। और मुसलमान के बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी अधिकारी कर्मचारी वकील बने, वो भी हर क्षेत्रों में रहें, बैठे समान रूप से। एक कटुता खत्म हो जाए, जैसे राम मंदिर बन गया, ढेर सारे विवाद खत्म हो गए, धारा 370 खत्म हो गया, रोज देखो रोज गोलीबारी होता था, खत्म हो गया। तो अब ये सब क्या कटने मरने, वो गरीब मरता था, अब ये भी खत्म होता। वक्फ बोर्ड आएगा, देखेगा सब लोग रोजगार में लगेंगे, कोई फ्री होल्ड नहीं रहेगा। अब रोजगार नहीं है तो आपस में लड़ रहे हैं बेचारे, जब कुछ उनके पास रोजी रोटी नहीं रहेगा, भूमिहीन है, 80 वर्ष से निषाद भूमिहीन है। अब बताइए उनके लिए तो व्यवस्था होनी। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अब ये वक्त कानून आने से अब मुसलमानों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जमींदारी प्रथा टूटी, जब विध्वंस हुआ, लेकिन लैंड सेटलमेंट एक्ट नहीं बना। तो ये जो आपका वक्फ बोर्ड का संशोधन है वो लैंड सेटलमेंट एक्ट की तरह माना जा सकता है। हमको लगता है कि अब हर एक ऐसा नहीं है, ट्रस्ट एक्ट में भी आएगा, मंदिर वाले में भी आएगा, क्रिश्चियन वाले में भी आएगा, आना है मंदिर तो क्रिश्चियन समय आएगा। अच्छा। क्योंकि भाई देखिए जनता का पैसा है, ट्रस्ट मतलब भगवान के नाम पर दिया हुआ काम, नो प्रॉफिट नो लॉस, अल्लाह के नाम पर किया, ये सब एक ही है। हम कह रहे हैं कौन ऐसा ईश्वर है नहीं चाहता कि सब बंदे को उसको हक मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक चर्चा के लिए संजय निषाद जी आपका भारत समाचार में। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम और भी होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।